फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई में। इस वीडियो में मैं भारत के 3 महान योद्धाओं छत्रपति शिवाजी महाराज, हैदर अली और टाइगर ऑफ मैसूर नाम से विख्यात टीपू सुल्तान के बारे में विस्तार से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हैदर अली के बारे में। हैदर अली भारत का वह पहला शासक था जिसने अंग्रेज़ों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच चला, इसमें अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया था। हैदर अली मिलिट्री स्किल्स का एक्सपर्ट, एक सफल कूटनीतिज्ञ के साथ साथ निडर और बहुत ही महान योद्धा था। हैदर अली के बैकग्राउंड के बारे में बात करें इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर के अंत में मैं एक निमोनिक मेथड से, एक ट्रिक के माध्यम से आंग्ल मैसूर युद्ध को विदिन 2 मिनट आप सबको याद करा दूंगा और गारंटी है कि आप पूरी ज़िंदगी आंग्ल मैसूर युद्ध को कभी भी गलत नहीं करेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। मैसूर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यह एक छोटा साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य एक माइटी साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है जिसमें विजयनगर एक तरफ होता है और दूसरी तरफ डेक्कन पावर्स जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, विदर्भ, विरार होते हैं और अंतोगत्वा क्या होता है, विजयनगर हार जाता है और कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और इसी समय जो है मैसूर अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है। और जो मैसूर का प्रथम हिंदू राजा होता है उसका नाम होता है यदुराज वडियार। जो इसका अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है चिक्का कृष्णराज वडियार। इसी के समय इसके 2 मंत्री होते हैं जो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जिसका नाम नगाराज और देवराज होता है। नगाराज ही सबसे पहले हैदर अली को घुड़सवार के पद पे मैसूर सेना में भर्ती करता है। बाद में उसकी मिलिट्री स्किल को देख के फौजदार बना देता है डिंडूगुल का। इसी समय जो है मैसूर कई सारी आंतरिक परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, जैसे मराठा लगातार आक्रमण कर रहे होते हैं, निजाम भी कर रहे होते हैं और उसकी जो है संपत्ति लूट ले जाते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाता है मैसूर। और इसी समय जो है हैदर अली 1761 में मैसूर की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और सर्वप्रथम वह जो है अपनी आर्टिलरी कैवलरी को जो है यूरोपीय ढंग से ट्रेंड करता है, प्रशिक्षित करता है। साथ ही साथ फ्रांसीसियों की मदद से तोपें मंगाता है अपनी सेना के लिए ताकि वह निजाम और मराठाओं का जो है डटकर सामना कर सके। और यही हैदर अली जो है डिंडीगुल में आर्म्स फैक्ट्री की भी स्थापना करता है। इधर हैदर अली अपनी मिलिट्री को जो है स्ट्रांग बना के कई छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट कर देता है। उधर अंग्रेज भी ये मनसा पाल बैठे हैं कि अब बंगाल जीत चुके हैं, अब उन्हें जो है मैसूर जीतना है। तो उनकी जो एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा, वो ले आती है निजाम के पास। निजाम से वो संधि करते हैं और हैदर अली के खिलाफ जो है 1767 में युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इसे ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज निजाम और मराठा को अपनी तरफ मिला लेते हैं, लेकिन हैदर अली तो उनसे भी बड़ा कूटनीतिक, मराठाओं को ज़्यादा पैसा देके उन्हें बोलता है कि आप न्यूट्रल रहिए। और उसके बाद निज़ाम को कहता है कि हम जो एरिया जीतेंगे उसका आधा एरिया हम आपको दे देंगे और आरकूट से आपकी रक्षा भी करेंगे, आरकूट के खिलाफ आपकी तरफ से लड़ेंगे। दोनों मान जाते हैं और हैदर अली इस लड़ाई में अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से हराता है। अंग्रेज़ों की ये पहली हार होती है और अंग्रेज़ विवश हो जाते हैं मद्रास की संधि करने के लिए। मद्रास की संधि के बाद अंग्रेज़ों को मानना पड़ा, मजबूर होकर मानना पड़ा कि जब भी हैदर अली के ऊपर मराठा, निजाम या कोई अन्य शक्तियाँ आक्रमण करेगी तो वह जो है हैदर अली का साथ देगी। लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ जो है अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस लिए होता है, उसका कारण है एम्बिशन, अंग्रेज़ों की जो महत्वाकांक्षा है। इसीलिए जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और मद्रास की संधि से जो है यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण होता है वो मद्रास की संधि का फेल होना होता है। हैदर अली पे
मराठा एक बार फिर से आक्रमण करते हैं और अंग्रेज़ जो है अपने वायदा अनुसार हैदर अली की मदद नहीं करते हैं। हैदर अली काफ़ी रुष्ट हो जाए, ये तो वादा खिलाफी हो जाता है, विश्वासघात मानता है इसे। उसके बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं कि माहे, जो कि हैदर अली के सुपरविज़न में है, एक फ्रांसीसी बस्ती है, हैदर अली और फ्रांसीसियों की अच्छी दोस्ती है, अंग्रेज़ माहे पे कब्जा करना चाहते हैं और इससे हैदर अली बहुत क्रोधित हो जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। इस युद्ध में हैदर अली पहले तो आरकोट में जीत जाता है, लेकिन पोर्टोनोवा में हार जाता है, लेकिन बाद में वह पोर्टोनोवा भी जीत जाता है। और दुर्भाग्यवश 2 साल बाद, यानी 80 में युद्ध की शुरुआत हुई, 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। अब उसका बेटा बागडोर संभालता है। दोनों तरफ की सेना जो है थक चुकी है 2 साल लड़ाई कर करके। वह जो है एक संधि पे सहमत होते हैं, जिसे मैंगलोर की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा दोनों एक दूसरे का क्षेत्र वापस कर देते हैं। और अगर बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो इसका कारण था त्रावणकोर। त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य होता है, इसके बगल एक और छोटा सा राज्य होता है कोचीन। कोचीन पे जो है टीपू सुल्तान का अधिकार होता है। लेकिन कोचीन क्या करता है कि त्रावणकोर को अपने 2 क्षेत्र जलकोट्टल और कन्नूर को बेच देता है, जिससे जो है टीपू सुल्तान बहुत क्रोधित हो जाता है त्रावणकोर के ऊपर और उस पर जो है आक्रमण कर देता है। और यही जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण होता है। अंग्रेज जो है त्रावणकोर की मदद करने आ जाते हैं, दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है और उसको अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। अंग्रेज इसे जो है निजाम और मराठाओं के बीच भी बांट देता है। अंग्रेज़ों के हिस्से में बारामहल, डिंडीगुल और मालाबर का क्षेत्र आता है, जबकि मराठाओं को जो है तुंगभद्रा के आसपास का एरिया दे दिया जाता है और निजाम को जो है कृष्णा और पिन्नार नदी के आसपास का क्षेत्र दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के साम्राज्य का जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब उसके पास केवल 50% हिस्सा बचता है। कार्नवालिस टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंधक बना लेता है, उससे 3 करोड़ हर्जाने की मांग करता है। आधा हर्जाना तुरंत देने को कहता है और आधा हर्जाना देने के बाद ही वह उसके दोनों बेटों को रिलीज़ करेगा। इस तरह से जो है हैदर अली श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा अपना आधा राज्य गंवा देता है, अपने बेटों को बंधक बनवाना पड़ता है और उसे लगभग 1.5 करोड़ देना पड़ता है, 1.5 करोड़ बाद में देना पड़ता है। और इस तरह से हैदर अली जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत बुरी तरह से हार जाता है। अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 1799 में होती है। टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार के काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और 1792 से लेके 96 तक अपनी सेना को फिर से संगठित करता है, मजबूत करता है और 96 में ही अपने बेटों को पूरा पैसा पे करके छुड़ा लेता है। अब जो है बेलेजली आता है गवर्नर जनरल बन के जांसोर की जगह पे। बेलेजली सहायक संधि के द्वारा मैसूर को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता है। अरब, अफगान और काबुल के शासकों से मदद मांगता है और बेलेजली बहुत सेप्टिक नज़र से देखता है कि उसके खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र चल रहा है और जो है उसके राज्य पे खतरा हो सकता है। इसीलिए जो है बेलेजली टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर देता है 1799 में और टीपू सुल्तान एक बार फिर से हार जाता है और वो जो है सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 67 से 69 चला, द्वितीय जो 80 से 82 चला, तृतीय जो 90 से 92 में चला और जो चतुर्थ और लास्ट था वो 1799 से 1800 के बीच चला। और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीतता है, दूसरा जो है ड्रॉ रहता है, तीसरे और चौथे में जो है अंग्रेज़ जीत जाते हैं, क्योंकि इसमें मराठा और निजाम अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। अब बात करते हैं निमोनिक मेथड से याद कराने का तरीका। सबसे पहले याद करते हैं कारण कि इन युद्धों का कारण क्या था। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, ATS, ATTS। यहाँ पे 4 युद्ध हैं तो हम डबल टी कर दे रहे हैं, ठीक है। ATS, पहले युद्ध का कारण था A यानी एम्बिशन।
एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, ए से एम्बिशन। दूसरा टी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा कैसे हो गया? ट्रीटी ऑफ मद्रास। और तीसरा क्या है? त्रावणकोर। त्रावणकोर के कारण होता है तीसरा युद्ध। और चौथा युद्ध होता है सब्सिडरी अलायंस के कारण, एटीएस। अब एटीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये कई सारे राज्यों में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, बंगाल में। इसका जो मुख्य काम होता है वह आतंकवादी गतिविधियों से निपटना होता है। तो एटीएस के माध्यम से हम जो है चारों कारणों को याद करेंगे। पहला कारण ए यानी एम्बिशन, दूसरा जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास जो फेल हो गई, जिसको अंग्रेजों ने निभाया नहीं तो दूसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध का कारण है त्रावणकोर। अब बात करते हैं संधियों के बारे में। 4 संधियों को कैसे याद करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। मामा श्री सहायक, एटीएस में क्या है? हमारे मामा श्री सहायक हैं। मामा श्री यानी माँ से मद्रास की संधि, फिर दूसरे माँ से मंगलोर की संधि, और श्री से यानी तीसरी संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथी संधि थी सहायक संधि जो बेलेजली मैसूर को भी अपने राज्य में मिला लेता है। तो मामा श्री, इस ट्रिक से हम जो है संधियाँ याद करेंगे और एटीएस से कारण याद करेंगे। ठीक है, और रही बात सन की, तो सन के लिए भी मैं बता देता हूँ कि सन के लिए आप सबसे पहले प्लासी की लड़ाई को एक लैंडमार्क घटना मानिए और यहीं से जो है आप आगे बढ़िए। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। अब जब आप जान रहे हैं कि बंगाल जीतने के बाद अंग्रेज आगे बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे? मैसूर की तरफ। तो 67 से 69, फिर 80, 90, 80 में होगा 80 से 82, 90 से 92। 1799 में चतुर्थ लड़ाई समाप्त हो जाती है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो है मैसूर दूसरा राज्य बन जाता है जो सहायक संधि को स्वीकार करता है हैदराबाद के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हिंदू राजा पहले थे वड्यार वंश के, उनको जो है नॉमिनल पावर दे दी जाती है कि आप जो है नाम मात्र के राजा हो, और उसके बाद सारी शक्तियाँ जो है अंग्रेज राज्य को, अंग्रेज सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अपने राज्य में मिला लेते हैं। और इसे जो है टीपू सुल्तान के राज्य को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कुछ क्षेत्र अंग्रेज ले लेते हैं, कुछ निजाम को दे दिया जाता है और कुछ मराठा को दे दिया जाता है। लेकिन 1831 में क्या होता है, विलियम बेंटिंग मिस गवर्नेंस के आधार पर जो है मैसूर को अपने राज्य में मिला लेता है, ब्रिटिश राज्य में मिला लेता है। और लेकिन 1881 में क्या होता है कि रिपन जो गवर्नर जनरल बनकर आता है वह फिर से जो है हिंदू राजा को रिस्टोर कर देता है, हिंदू राजा को जो है मैसूर वापस कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 मैसूर युद्ध समाप्त हो गए। हमने जो है सन को याद करने का तरीका बताया कि आप प्लासी की लड़ाई को लैंडमार्क घटना मानिए। दूसरा, माफ़ कीजिएगा, मैं पहले जो है 80 से 82 कहा हूँ, वो 80 से 84 तक चलेगी। और तीसरी लड़ाई जो है 90 से 92 में चलेगी, जिसमें अंग्रेज जीतेंगे। चौथी भी 1799 में समाप्त हो जाएगी। उसी वर्ष जो है स्टार्ट होगी, उसी वर्ष समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है सन याद करेंगे। तो प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई मस्ट है, इसे ज़रूर याद रखिए। 1757, 1764 कभी भूलना नहीं। दूसरी बात, हमने जो है इसके कारण जो है कैसे याद किए हैं, एटीएस के माध्यम से। एम्बिशन, फिर टी से ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर त्रावणकोर, फिर लास्ट में हमने सब्सिडरी अलायंस। जो ये चारों कारण थे, 4 युद्ध हुए और ये 4 कारण थे एटीएस। और जो इसकी संधियों के बारे में हमने याद किया है, उसकी ट्रिक बनाई है मामा श्री सहायक, यानी हमारे मामा श्री एटीएस में सहायक हैं। माँ से मद्रास, अब आप कह सकते हैं कि सर पहले मद्रास आएगी कि पहले मंगलोर आएगी। तो देखो फ्रेंड्स, मद्रास बड़ा स्टेट है, पहले बड़े मामा आएंगे, है ना, पहले बड़े मामा आएंगे। मद्रास, अभी मद्रास का नाम चेन्नई है और अभी ये कैपिटल है तमिलनाडु की, जबकि मंगलोर एक छोटा सा पोर्ट है जो कर्नाटक में आता है। तो पहले बड़े मामा आएंगे, मामा श्री सहायक। पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलोर की संधि दूसरे युद्ध के बाद, तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके द्वारा टीपू सुल्तान को आधा राज्य देना पड़ा
और चौथा जो है सहायक संधि से अंग्रेज जो है, और चतुर्थ जो संधि होती है सहायक संधि, इसके द्वारा अंग्रेज मैसूर को जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को माइटी मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 मई 1630 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम साजी भोसले था, जो डेक्कन सल्तनत में एक सूबेदार यानी जागीरदार थे। इनकी मां का नाम जीजाबाई, जो काफ़ी धार्मिक और निडर थे। इनके गुरु का नाम रामदास तथा इनके संरक्षक जो पैटर्न थे उनका नाम था कोंडदेव जी। शिवाजी हिंडावी स्वराज की बात करते थे, यानी हिंडावी स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। हिंडावी स्वराज का मतलब होता है इंडियन सेल्फ रूल। इसके लिए शिवाजी की राह में 3 रोड़े थे। एक था माइटी मुग़ल साम्राज्य, दूसरा था गोलकुंडा का सल्तनत, तीसरा था बीजापुर का सल्तनत। इन तीनों शक्तियों से शिवाजी को लड़ना था, और शिवाजी के पास ना तो इतनी बड़ी सेना थी और ना ही इतना धन कि वो हथियार गोला बारूद खरीद सकें और डायरेक्ट मुग़ल सेना से लड़ सकें। इसीलिए शिवाजी ने गोरिल्ला वारफेयर को जो है प्रयोग में लाते हैं, और सहाद्री का जो इलाका था वह भी उनके लिए बाकायदा मुफीद था, क्योंकि यहाँ काफ़ी घने जंगल थे और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। गोरिल्ला टैक्टिक्स का मतलब होता है कि दुश्मन पर छुप के वार कर देना और उसे बर्बाद करके उसके गोला बारूद हथियार और संपत्ति को लूट लेना। शिवाजी ने इसका बखूबी प्रयोग किया, और इसीलिए शिवाजी से मुग़ल साम्राज्य, गोलकुंडा के शासक सभी जो है डरते थे। शिवाजी ने सबसे पहले मात्र 16 साल की उम्र में 1646 में तोरण का किला बीजापुर के शासक आदिल शाह से जो है छीन लिया। आदिल शाह बहुत क्रोधित। 1659 में अफजल खां, जो एक अफ़गान है, लगभग 6 फीट लंबा है, उसको जो है आदिल शाह भेजता है शिवाजी को मारने के लिए। दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले के पास युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध निर्णायक नहीं साबित होता। फिर दोनों के बीच एक गुप्त मीटिंग होती है और समझौते की बात की जाती है, लेकिन इसी मीटिंग में अफजल खां शिवाजी पे अटैक कर देता है। इससे पहले कि वह शिवाजी को नुकसान पहुंचा पाता, शिवाजी ने बाघ नखे को अफजल खां के पेट में घोंप देते हैं और जो है अफजल खां मारा जाता है, और इस तरह से प्रतापगढ़ किले पे भी शिवाजी का कब्जा हो जाता है। उसके बाद 1663 में मुग़ल सम्राट औरंगजेब शाइस्ता खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजता है। शाइस्ता खां जो बंगाल में सूबेदार था, अभी दक्कन का सूबेदार है, वह जो है शिवाजी के कई सारे किलों पे कब्जा कर लेता है, यहाँ तक कि पुणे पर भी कब्जा कर लेता है और मराठों को जो है किले में आने नहीं देता है। लेकिन शिवाजी अचानक जो है पुणे के किले में घुस जाते हैं और शाइस्ता खां पे आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता खां के इस लड़ाई में 3 उंगलियां काटी जाती हैं और शाइस्ता खां अपनी जान बचा के भाग लेता है, और इस घटना से क्रोधित होकर औरंगजेब शाइस्ता खां को वापस बंगाल भेज देता है। 1664 में एक बार फिर शिवाजी सूरत पर अटैक करते हैं। काफ़ी धन जो है वो लूट कर ले आते हैं। सूरत जो है इस समय मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब के जो है कब्जे में रहती है। उसके बाद 1664 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, और शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार होता है, और राज्याभिषेक कराने वाला जो ब्राह्मण होता है, पंडित होते हैं, वो गंग भट्ट होते हैं, जो बनारस के होते हैं। और 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के द्वारा शिवाजी के 35 किलों में से 23 किले मुग़ल सम्राट औरंगजेब को दे दिए जाते हैं, जबकि 12 किले शिवाजी अपने पास रखते हैं, और जो पुरंदर का किला है वो भी जो है मुग़ल सम्राट औरंगजेब के पास चला जाता है। होता यूँ है कि राजा जयसिंह जो आमेर का राजा है और औरंगजेब का जो है प्रतिनिधि है, उसके यहाँ मनसबदार है और उनके अंडर में काम करता है, उसको औरंगजेब शिवाजी को पकड़ने के लिए या मारने के लिए भेजते हैं। राजा जयसिंह पुरंदर के किले को भारी सेना के साथ घेर लेता है। शिवाजी अपने लोगों और महिलाओं बच्चों की जान बचाने के लिए जो है संधि के लिए सहमत हो जाते हैं, और इस तरह से जो है पुरंदर की संधि जो है 1665 में होती है। उसके बाद यह संधि 1670 तक चलती है। उसके बाद जो है यह संधि समाप्त हो जाती है। शिवगढ़ और सिंहलगढ़ किले जीतने में शिवाजी की मदद जो है
तान्हाजी ने की थी। तान्हाजी के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसमें अजय देवगन ने जो है तान्हाजी की भूमिका निभाई है। उसके बाद 1670 में एक बार फिर शिवाजी सूरत पर जो है अटैक कर देते हैं और शिवाजी का लास्ट अभियान 1678 में होता है जो जिंजी के किले पे होता है और जिंजी के किले जीत लेते हैं और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। शिवाजी के मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी जो छोटा लड़का है वह जो है मराठा गद्दी पर बैठता है। वह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता है। उसके बाद जो है राजा राम उनका दूसरा लड़का जो है गद्दी पे बैठता है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालती हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब मारा जाता है। बहादुर शाह क्या करता है, साहू जो कि मुग़ल कैद में बंद था उसे जो है छोड़ देता है और यहाँ से जो है उत्तराधिकार की लड़ाई चालू हो जाती है। साहू और ताराबाई के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। जो पेशवा विश्वनाथ जो है साहू का साथ देते हैं और जो है साहू इस लड़ाई में जीत जाते हैं और ताराबाई को जो है सतारा भेज दिया जाता है। हालांकि साहू के हाथ में भी पावर जो है नाम मात्र की होती है, बाकी सारा काम पेशवा करते हैं। और 1713 में जो है बालाजी विश्वनाथ को जो है साहू पेशवा घोषित कर देता है और सारी पावर जो है पेशवा के हाथ में आ जाती है। अब जो है हम पेशवा के बारे में डिस्कस करेंगे। पेशवा के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आगे हम जो है डिस्कस करेंगे जब आंग्ल मराठा युद्ध, तो पेशवा के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हमारी सारी टॉपिक जो है क्लियर होंगी। तो सबसे पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अब इसे याद करने का तरीका कैसे? विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ है यानी भगवान विष्णु, वही पहला शासक है। पहला शासक बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं कि ये सबसे पहले सैयद बंधुओं की मदद से फारुखसियर को हटा देते हैं, गद्दी से हटा देते हैं। फारुखसियर जिसे आप जानते हैं घृणित कायर कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ जो है चित्पावन ब्राह्मण होते हैं और बाजीराव विश्वनाथ को ही द्वितीय मराठा संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने साहू को जो है राजा बनाया, साहू ने इन्हें जो है पेशवा बना दिया। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेशवा बनता है वो काफ़ी बहादुर होता है, उसका नाम होता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, और आपने बाजीराव मस्तानी मूवी तो देखी ही होगी जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है। और यह पहला पेशवा था तो जिसने दिल्ली पे आक्रमण किया। साथ ही साथ इसी के समय जो है नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था दिल्ली पर। इसने जो है निजाम से जो है पालखेड़ा की लड़ाई लड़ी और मुंगी गांव की संधि करता है। यह बहुत ही बहादुर होता है। यह बुंदेलखंड के राजा छत्रपाल की जो है मदद करता है और उनकी बेटी मस्तानी से इसका ब्याह हो जाता है। हालांकि बाजीराव प्रथम पहले ही शादीशुदा होता है और उसके घर वाले इस शादी को नहीं मानते हैं, लेकिन इन रूढ़ियों को तोड़कर बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी को बाकायदा मान सम्मान के साथ ले आता है और पुणे में रखता है। और 1740 में ही बाजीराव प्रथम की मौत हो जाती है और इस घटना के बाद ही मस्तानी भी मारी जाती है। पर्शियन औरत की लड़की थी, इसकी माँ मुस्लिम थी जिसका नाम था रूहानी बाई, जो कि छत्रसाल की जो है कनक्यूबाइन थी। कनक्यूबाइन मतलब रखैल थी। इसलिए जो है बाजीराव जो कि ब्राह्मण थे, इनके घर वाले इन्हें मान्यता देने से मना कर रहे थे। जैसे ही बाजीराव की मृत्यु हुई मस्तानी को भी मार दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मस्तानी को मार दिया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं वो बिरह में मर गई, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने खुद सुसाइड कमिट कर लिया। तो तमाम स्टोरीज़ हैं। जो तीसरा पेशवा है उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और साहू के बीच एक संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा अब जो है पेशवा को पूरी शक्ति मिल जाती है, संपूर्ण अधिकार मिल जाते हैं। और बालाजी बाजीराव जो है पानीपत की लड़ाई के समय यही पेशवा थे। और इसमें सदाशिवराव जो है सेनापति होता है और जो इब्राहिम गारदी होता है वह तोपखाना संभालता है। और पानीपत की लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। पानीपत की लड़ाई का कारण होता है कि पेशवा जो बालाजी बाजीराव है, कोर्ट से अहमद शाह अब्दाली के राजदूत तैमूर शाह को जो है निकाल देता है, जिससे जो है अहमद शाह अब्दाली बहुत अपमानित फील करता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है पेशवा पे अटैक कर देता है। और 1761 में दोनों के बीच लड़ाई होती है
और इस लड़ाई को मराठा हार जाते हैं। सदाशिवराव और उसके बाद इब्राहिम गारदी सभी मारे जाते हैं। इसके बाद पेशवा माधवराव बनता है। माधवराव के मृत्यु के बाद नारायण राव बनता है, लेकिन नारायण राव को उसके चाचा रघुनाथ राव मार देता है। उसके बाद फिर माधवराव नारायण राव बनता है। फिर बाद में जो है रघुनाथ राव का लड़का बाजीराव द्वितीय बनता है। बाजीराव द्वितीय देखेंगे सबसे गद्दार पेशवा साबित होगा, जो जाके आगे चल के बसीन की संधि कर लेगा अंग्रेज़ों से, और यहीं से जो है मराठा शक्ति पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 3 महत्वपूर्ण पेशवा हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव, ये 3 प्रमुख हैं। उसके बाद माधवराव, फिर रघुनाथ राव तो नहीं बनता है, फिर माधवराव, फिर नारायण राव को मार देता है, फिर माधवराव द्वितीय। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच हुए 3 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1775 से लेके 1782 तक चलता है। इस युद्ध का कारण क्या होता है? इस युद्ध का कारण होता है पेशवाओं की उत्तराधिकार की लड़ाई। माधवराव जो है 1772 में मर जाता है। उसके बाद पेशवा बनता है नारायण राव। नारायण राव का उसके चाचा रघुनाथ राव जो है मार देता है। उसके बाद माधवराव नारायण राव नाम का एक दूसरा पेशवा बनता है। रघुनाथ राव क्या करता है? अपनी जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों से एक संधि कर लेता है, जिस संधि का नाम है सूरत की संधि। इस संधि के द्वारा अब जो है रघुनाथ राव को 2500 अंग्रेजी सेना मिल जाते हैं, जिससे वह अपनी जान बचा सकता है, और साथ ही साथ इसके बदले में उसे बसीन और सलेसेटे का जो है एरिया अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। अब ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल इस संधि को नहीं मानती। इसके बाद उन्हें जो है पुरंदर की संधि करनी पड़ती है 1775 में ही। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू नहीं हुआ कि 2 संधि हो गई। पहली संधि सूरत की संधि किसके बीच में हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच। दूसरी संधि जिसका नाम है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच। अब होगी लड़ाई की शुरुआत होती है। मराठा सेना का नेतृत्व जो है महादी शिंदे करता है, जो बहुत ही बहादुर है। मराठा सेना अंग्रेज़ों को जो है एक सकरी पहाड़ी में ले जाता है, ताले गांव के पास, और वहां से उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और चारों तरफ से जो है अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान होता है, वो पीछे लौटने लगते हैं। और इसी युद्ध में मराठों ने जो है स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी का जो है यूज़ करते हैं। स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब होता है यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे दुश्मन, इस पॉलिसी का मतलब यह होता है यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे दुश्मन जिन जिन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं उन्हें जो है नष्ट कर दिया जाता है। मराठाओं ने क्या किया? कुओं में जो है जहर डाल दिया, जो फार्मलैंड थे उन्हें जला दिया, यानी स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी इसे ही कहते हैं। इसके बाद अब जो है अंग्रेज ताले गांव से पीछे हटने लगे और मराठाओं ने उन्हें विवश किया कि वड़गांव के पास जो है उन्हें इकट्ठा किया जाए और उन्हें चारों तरफ से घेर के आक्रमण कर दिया जाए। और सेम यही हुआ। बड़गांव में अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर लिया गया, काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ मारे गए। अब अंग्रेज़ जो है मजबूरी में संधि करने के लिए विवश हो गए और इस संधि को जो है वड़गांव की संधि कहते हैं। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वड़गांव की संधि से समाप्त हो जाता है। लेकिन हेस्टिंग है कहाँ मानने वाला है? हेस्टिंग जो है दूसरी संधि करता है, जिसे सालबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका कारण होता है उत्तराधिकार की लड़ाई। रघुनाथ राव जो सबसे बदमाश आदमी है, यही जो है अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि कह लीजिए, 2 संधि। उसके बाद यही कारण बनता है। फिर जो है हालांकि मराठा इसमें जीत जाते हैं, अंग्रेज़ों की हार होती है। सालबाई की संधि होती है 1782 में और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। बड़गांव की और सालबाई की संधि याद रखना, यानी कि एक युद्ध में 4 संधि। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। यह लड़ाई भी जो है उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। इसमें माधवराव नारायण राव 1795 में सुसाइड कमिट कर लेता है। अब जो है नाना फडणवीस, जो कि रघुनाथ राव के बेटा बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनना चाहता है, उसे बनने नहीं देता है।
तो क्या करता है बाजीराव द्वितीय, जाके अंग्रेजों से संधि कर लेता है, बसीन की संधि कर लेता है। बसीन की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। इसके द्वारा अब क्या होता है कि पूना में अंग्रेज अब सेना रख सकते हैं। और इसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या करता है, वह जसवंत राव होलकर के भाई पिथोजी राव को जो है मरवा देता है, जिससे जो है जसवंत राव काफ़ी नाराज़ हो जाता है। वह उसे जो है जान से मारने के लिए अपनी सेना लेके आगे बढ़ता है, और इसी के डर से अपनी जान बचाने के लिए जो बाजीराव द्वितीय है वह अंग्रेज़ों की शरण में जाता है, वहाँ पे बसीन की संधि कर लेती है। यही बसीन की संधि मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बनती है, क्योंकि अब इस बसीन संधि के द्वारा अंग्रेज अपनी फौज को जो है पूना में तैनात कर सकेंगे, यानी कि अब पूरा नियंत्रण जो है मराठाओं के ऊपर अंग्रेज़ों का स्थापित हो चुका है। इसके बाद क्या है, होलकर, सिंधिया और भोसले मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ इतने शक्तिशाली हो गए हैं अब कि उन्हें अलग अलग हरा देते हैं, और उन्हें इन तीनों को जो है अलग अलग संधि करनी पड़ती है। आप जो है स्क्रीन पे देख लीजिए इन तीनों ने कौन कौन सी संधि की थी। उसके बाद जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1817 से 1819 के बीच चला, और इस युद्ध के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी पिंडारी जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए। पहले यहाँ मराठा सेना में काम किया करते थे, लेकिन अब मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, तो उन्हें खुद काम नहीं मिल रहा, तो वे लूटपाट कर रहे हैं, जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और हेस्टिंग इनसे परेशान होकर जो है संधि करता है और बाद में इन पर धोखे से आक्रमण कर देता है। ये लड़ाके जो है मुस्लिम बिरादरी के होते हैं और काफ़ी वीर होते हैं। आपने देखा होगा सलमान खान अभिनीत एक फिल्म भी पिंडारियों पे बनी थी जिसका नाम वीर था। इसमें भोसले, सिंधिया और होलकर के साथ साथ पेशवा बाजीराव भी, अब उसको भी अभिमान जाग जाता है, वह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंग्रेज़ इतने शक्तिशाली हो गए कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और इस युद्ध में भी मराठा हार जाते हैं और तीनों को अलग अलग संधि करनी पड़ती है। आप चार्ट में देखिए कि पेशवा ने कौन सी संधि की, पूना की संधि की थी, उसके बाद सिंधिया ने कौन सी संधि की। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो शिवाजी और बाजीराव प्रथम जैसे वीर महान योद्धा ने पर एक बड़े साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया। और जो बाजीराव द्वितीय था इसे अंग्रेज क्या करते हैं, पेंशन देके कानपुर के बिट्ठूर में भेज देते हैं, यह जो है अंग्रेज़ों के जो है अधीन हो जाता है। और इस तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे शिवाजी के प्रशासन के बारे में। शिवाजी ने अपने प्रशासन को स्मूथली चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। इसमें सबसे पहले पेशवा आते थे जिन्हें पंच प्रधान कहा जाता है। पेशवा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था पूरे राज्य का। उसके बाद अब सुमंत की बात कर लेते हैं। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था, यानी कि यह दूसरे स्टेट से अफेयर को जो है डील करता था। उसके बाद एक अमात्य होता था जिसे मजूमदार भी कहते हैं। अमात्य यानी मजूमदार का काम था कि इसे फिनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, आज के फिनेंस मिनिस्टर के बराबर होता था, या स्टेट के जो है पूरे वित्त मामलों की देखभाल करता था। उसके बाद एक और पद था जिसे वक्यनवीस कहते हैं। वक्यनवीस का मतलब होता है, वक्यनवीस मतलब जासूस, या जासूस का काम करता था और देखता था कि कौन किस गतिविधि में लिप्त है, उन पे सब निगरानी रखता था। एक सुरनवीस होता था जिन्हें सचिव कहते थे। सचिव का काम होता था जो पूरे देखभाल करना। उसके बाद न्यायाधीश होता था, इस होता जिससे न्याय का काम करना था। पंडित राव होता था, उसके धार्मिक काम देखता था। तो ये थी शिवाजी की अष्टप्रधान जो कि, और इनका काम था जो है शासन को स्मूथली चलाना, और शिवाजी ने बखूबी इसको जो है इम्प्लीमेंट भी किया। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे काफ़ी कमज़ोर थे। उसके बाद पेशवा ने जो है मराठा साम्राज्य को एक्सपेंड किया, लेकिन जो बाद के पेशवा हुए जैसे माधवराव, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय, ये सब अयोग्य साबित हुए और मराठा साम्राज्य को जो है उस ऊंचाई पे नहीं ले जा पाए और मराठाओं की हार हो गई। और दूसरी बात ये है, अगर हार की बात करें तो दूसरा कारण है मराठाओं की सेना अंग्रेज़ों की सेना जैसे दक्ष
और इतनी शक्तिशाली नहीं थी। और तीसरी बात ये है कि मराठाओं के पास जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो जो मराठाओं की आर्थिक स्थिति थी वो अंग्रेज़ों से बहुत कमज़ोर थी। वो जो है हरदम पैसे के लिए लूटपाट करते रहे, धन के लिए, लेकिन वो कभी स्थिर और नहीं हो पाए, जिससे जो है वो अंग्रेज़ों का डट के सामना कर पाए। और अयोग्य पेशवाओं की तो मैंने बात कर ही दी, जो पेशवा हुए सब अयोग्य साबित हुए, जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य पतन की ओर चला गया। तो ये सब कारण थे, 3-4 कारण हैं जिससे मराठा साम्राज्य जो है भारत से समाप्त हो जाता है। मराठा 2 प्रकार के जो है टैक्स वसूला करते थे। पहला टैक्स था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी मराठा इसलिए लेते थे कि वो उस क्षेत्र का जो है अपने आप को राजा मानते थे और वो अपनी प्रजा से जो है सरदेशमुखी लिया करते थे राजा होने के नाते। यह जो है लगभग 10% टैक्स लिया जाता था। और जो दूसरा टैक्स था उसको चौथ कहते हैं। चौथ यानी कि 1/4 25% टैक्स एनुअल लिया जाता था, वार्षिक। जो टोटल उपज होती थी उसका 1/4 जो है मराठा साम्राज्य टैक्स के रूप में लेती थी और इसे ही चौथ कहा जाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मराठा साम्राज्य में 2 तरह के जो टैक्स थे, सरदेशमुखी और चौथ। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों ने भारत पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए कौन कौन सी जो है नीतियाँ अपनाई। हमने देखा पहले अंग्रेज़ों ने जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्होंने युद्ध किया। जैसे बंगाल को उन्होंने युद्ध के द्वारा जीत लिया, मैसूर को भी उन्होंने युद्ध के द्वारा जीत लिया, मराठाओं को जो उन्होंने युद्ध में हरा दिया। उसके बाद भी उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो अंग्रेज़ों की बहुत मुफीद थी और अंग्रेज़ों को भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में बहुत मदद की। और उनमें से पहली नीति थी घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस कहते हैं जिसे। इसे जो है वारेन हेस्टिंग जो है लॉन्च करता है। इस नीति के द्वारा वारेन हेस्टिंग क्या करता था कि अपने टेरिटरी के बगल में जो उसका क्षेत्र होता है उसके बगल वाले राज्य पे जो है वह संधि कर लेता था, दोस्ती कर लेता था और उसे एज अ बफर जोन इस्तेमाल करता था कि अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करेगा और उसका जो है क्षेत्र राज्य बच जाएगा और बाद में वह जो है अपनी सेना उसे मुहैया करा के उसको जो है ख़त्म कर देगा। इस तरह से हमने देखा कि इस नीति का वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में भी यूज़ किया, कैसे अवध को जो है बफर जोन बना लेता है। साथ ही साथ ये चीज़ हमें मैसूर और मराठाओं के साथ लड़ाई में भी देखने को मिली और ये जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को मदद की। यह नीति अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मदद की। अब बात करते हैं एक दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण नीति के बारे में, वह है वेलेज़ली की सहायक नीति। वेलेज़ली की सहायक नीति जिसे सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। वेलेज़ली क्या करता था कि जैसे हमने देखा वेलेज़ली क्या करता था, भारतीय राजाओं पे दबाव डालता था कि आप सहायक संधि करिए और हमारी सेना को रखिए, अपने खर्चे पे हमारी सेना को रखिए। वेलेज़ली क्या करता था, भारतीय राजाओं पर दबाव डालता था और कहता था कि हमारी सेना को अपने खर्चे पे रखिए, हम आपकी दूसरी बाहरी शक्तियों से रक्षा करेंगे। लेकिन होता क्या था, वह रक्षा नहीं करता था बल्कि अपनी रक्षा करता था और इस ऐसे धीरे धीरे करके जो है भारतीय राजाओं की जो स्वतंत्रता थी वो ख़त्म कर दी। उसने जो है कंडीशन लगा दी कि आप किसी बाहरी देश जैसे फ्रांसीसी हुए या किसी दूसरे राज्य से न तो युद्ध कर सकते हो और ना ही उनसे संधि कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते तो आपको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसने जो है भारतीय राजाओं को पूरी तरह से बाध्य कर दिया। इस संधि को जो है लागू करने का जो उसका मेन कारण था, वह नेपोलियन से डरता था। उसको डर था कहीं नेपोलियन आक्रमण न कर दे और इसके पहले वह जो है कई सारे राजाओं को जो है अपनी तरफ मिला लेता था। इससे क्या हुआ, भारतीय राजाओं को बहुत नुकसान हुआ, उनका रेवेन्यू बहुत घाटा हुआ क्योंकि वो ब्रिटिश सेना को जो है अपने खर्चे पे रखते थे। अब मैं बात करूँगा वो स्टेट जिन्हें वेलेज़ली ने सहायक संधि के द्वारा अपने राज्य में मिलाया था। इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, बहुत विचित्र है। सहायक संधि द्वारा जो है कब्जाए गए छोटे छोटे राज्यों को हम एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, विचित्र है। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।
तो मैंने बनाया है मैं तय, है मैं तय आपे भोसी, आपे भोसी, है मैं तय आपे भोसी, और सबसे लास्ट में फिर राजपूत, और उसके भी लास्ट में आते हैं होलकर, होलकर देते हैं तब वो आते हैं। ठीक है, 1818 में। तो इसको हा से क्या हो गया, हैदराबाद के निज़ाम, है मैं से मैसूर, ठीक है मैं तय से तंजौर, 3 हो गए, है मैं तय, आ से अवध, पे से पेशवा, है मैं तय आपे भो से भोसले, है मैं तय, हा से हैदराबाद, मा से मैसूर, फिर ता से तंजौर, आ से अवध, पे से पेशवा, सी से सिंधिया, है मैं तय आपे भोसी, उसके बाद लास्ट में राजपूत, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है होलकर, होलकर के, ये याद कर लिए। इस तरह से ये छोटे छोटे राज्य थे जिसे जो है सहायक संधि द्वारा वेलेस्ली अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। अब बात कर देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी गोद लेने की प्रथा। ये किसने चालू की थी, ये चालू की थी डलहौजी ने। डलहौजी इससे जो है बहुत सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। इन राज्यों में जो है सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ तो सतारा था, 1848 में जो है अपने राज्य में मिला लेता है। सतारा को जो 1848 में अपने राज्य में मिला लेता है। फिर झांसी को 1854 में मिला लेता है। फिर नागपुर को ही 1854 में मिला लेता है। और उसके बाद जो है संभलपुर है उड़ीसा का एक क्षेत्र, उसको मिला लेता है। फिर भागठ है हिमाचल प्रदेश, उसको मिला लेता है। फिर जैतपुर को मिला लेता है जो कि बुंदेलखंड में है जैतपुर, उसको मिला लेता है। और लास्ट में जो है अवध को 1856 में मिस गवर्नेंस के आधार पर जो है अपने राज्य में मिला लेता है। तो हमने देखा कि रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति, इन सब से जो है कितना अंग्रेज़ों का फ़ायदा हुआ। और ये सारी नीतियाँ जो है अंग्रेज़ों को एक बड़ा सुदृढ़ ब्रिटिश भारत जो है स्थापित करने में मदद की। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक इस वीडियो में सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात किया, टीपू सुल्तान के बारे में बात किया, हैदर अली के बारे में बात किया, उसके बाद मराठा में शिवाजी के बारे में बात किया, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बात किया, फिर पेशवाओं के बारे में बात किया, जो सबसे महान पेशवा था बाजीराव प्रथम था। ठीक है, पानीपत लड़ाई के बारे में बात किया। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आखिर पानीपत में ही इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई। यह क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी मेंस में भी आ जाता है और कई बार इंटरव्यू में भी यह पूछा जाता है कि आखिर पानीपत में ही इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है उसके बारे में बात करने से पहले हम चाहेंगे कि उन पानीपत की लड़ाइयों के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करें जो पानीपत में हो चुकी हैं। सबसे पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर जीत जाता है। दूसरी पानीपत की लड़ाई होती है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, इस लड़ाई में अकबर जीत जाता है। और तीसरी लड़ाई अभी जो हमने मराठा और आंग्ल मराठा युद्ध डिस्कस किया इसमें होती है 1761 में, और इसमें जो है मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत जाता है। इस तरह से हमने देखा कि 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में हो चुकी हैं। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले इसका कारण है कि जो ज़्यादातर विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो खैबर पास होके आते थे, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी स्थल मार्ग से, और वो दिल्ली में आके जो है उन्हें एक मुफीद जगह मिलती थी पानीपत जो कि काफ़ी समतल है। ठीक है, और स्ट्रेटजिकली बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए जो है यहाँ पे युद्ध हुआ करता था। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आक्रमणकारी इतने दूर से चल के आएंगे वो राजस्थान के डेजर्ट से तो आ नहीं पाएंगे, घने जंगल से आ नहीं पाएंगे, तो वो आते थे इसी मार्ग से। और ऑब्वियसली जब दिल्ली के राजा को ये पता चलता था तो वो जाके राजधानी से आगे हट के जो है वहाँ पे पानीपत में उनका सामना करते थे। और दूसरा इसका प्रमुख कारण ये है कि दिल्ली के जो राजा थे इसलिए इस मैदान को चुनते थे क्योंकि यह दिल्ली से नज़दीक था, उनको जो है रीइंफोर्समेंट आराम से मिल सकता था, भोजन वेपन्स आराम से भेजा जा सकता था। और उसके साथ ही साथ उन्हें जो है जब ग्रैंड ट्रंक रोड बन गया 1540-1545 के बीच में, तो मोबिलिटी जो है बड़ी आसानी हो गई। सैनिक जो है आसानी से जो है अब पानीपत के मैदान तक जा सकते हैं और दुश्मन का जो है
सामना कर सकते हैं। और कारणों की बात करें तो जो ये पानीपत का रीज़न है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने से जो है बरसात के मौसम में भी यहाँ पे लड़ाई आसानी से जो है लड़ी जा सकती है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मैदान गीला नहीं होता है। और यह कि यहाँ का मैदान बहुत समतल है। समतल होने के कारण जो है जो कैवलरी है, घुड़सवारी है, घुड़सवार है, वो आसानी से जो है चेस कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं और दुश्मन को भगा भगा के मार सकते हैं। जो इसका अंतिम कारण है और महत्वपूर्ण कारण है, जो पानीपत के इलाके के लोग हैं वो बहुत अच्छा हथियार बनाया करते थे। और जो हथियार अच्छा बनेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे युद्ध भी होगा। तो ये सारी बातें थी जिनसे जो है पानीपत के मैदान में कई सारी लड़ाइयाँ हुई। और ये सारे कारण हैं, ये सारे कारण कई बार जो है यूपीएससी या इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा। स्टेट पीसीएस में आपको जो है लॉजिकली इसका जवाब देना होता है। तो हमने पहले बात किया कि जो है खैबर पास से जो है इन्वेडर आते हैं भारत में, और जाहिर सी बात है जब उधर से आएंगे तो वो राजस्थान के डेजर्ट में जाएंगे नहीं, और आके जो है दुश्मन से कहाँ मीट करते हैं, दिल्ली के आगे पानीपत में। और ये गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है, काफ़ी समतल है, यहाँ पे जो है लड़ाई होती थी। फिर हमने बात किया कि दिल्ली से नज़दीक है तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आसानी से जो है भेजा जा सकता है। ग्रैंड ट्रैंक रोड बन जाने से भी जो है काफ़ी मुफीद हो गया, आसानी से मोबिलाइज़ किया जा सकता है फ़ौज को। बहुत कम टाइम में, विद इन टाइम में जो है निक ऑफ द टाइम हम भेज सकते हैं जल्दी से फ़ौज को, और जो है युद्ध का जो है रुख बदल सकते हैं। और जो एक कारण और था कि यहाँ पे बारिश भी कम होती है। अगर बारिश के महीने में लड़ाई होती है तो ज़्यादा किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, युद्ध जो है अंत तक होगा। समतल होने के कारण घुड़सवारों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता था इस मैदान में। तो ये सारे रीजन्स थे। इन सारे रीजन को हमें अच्छी तरह से जानना है, याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई जो है हमने अभी आंग्ल मराठा युद्ध में जो है डिस्कस किया था, इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे डिस्कस कर लूं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सिख संप्रदाय के बारे में, यानी सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म की जो स्थापना है उसे गुरु नानक देव करते हैं। सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव को माना जाता है और 10वें गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह को मान्यता दी जाती है। तो हम सबसे पहले सिख धर्म के पहले गुरु जो हुए थे, गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में जो है नानका साहब, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी जो है बाबर और हुमायूं के जो है समकालीन माने जाते हैं। गुरु नानक देव ही थे जिन्होंने सबसे पहले जो है लंगर की व्यवस्था स्टार्ट की थी। निःशुल्क भोजन जिसे कहते हैं, उसकी जो है व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। देव की जो मृत्यु हुई वो भी पाकिस्तान के करतारपुर में हुई। अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर जो है न्यूज़ में था, ये पाकिस्तान में है और इंडिया, भारत सरकार भी इसको बनाने में मदद कर रही है, जिससे जो हमारे सिख धर्म के अनुयायी हैं, धार्मिक लोग हैं, वो आराम से वहाँ पे जा सके और गुरुदेव के जो गुरु नानक देव जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ अपना श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर सकें। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो गुरु है उनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि में जो है कविताएं लिखा करते थे। इनका नाम एक अन्य नाम था जिन्हें लहना कहते हैं। इन्हें एक अन्य नाम लहना के नाम से भी बुलाया जाता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो लंगर व्यवस्था थी उसको जो है अस्थाई बना दिए। इसके बाद एक अन्य गुरु हुए जिनका नाम था गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है ये पहले ऐसे गुरु हुए जो अकबर से इन्होंने भेंट किया। ठीक है, और इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया था गुरु अमरदास ने। और अमरदास ने ही विवाह पद्धति लहना की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो अब तक हमने जो है गुरु नानक देव के बारे में जान लिया, गुरु अंगद के बारे में जान लिया।
और गुरु अमरदास के बारे में जान लिया। सबसे प्रमुख इसमें अभी तक कौन है? गुरु नानक देव, जो कि पहले गुरु हैं। और दूसरे जो हैं गुरु अंगद के बारे में सिर्फ एक चीज़ जानना है हमें कि ये जो है गुरुमुखी लिपि से जो है कविताएं लिखा करते थे। अब जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुरु रामदास के नाम पे ही जो है अमृतसर जो है बसाया गया था। अमृतसर का जो पुराना नाम था वो रामदासपुर था, और गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जो है ज़मीन दी थी कि जो है अमृतसर शहर को बसाया जा सके। और अमृतसर शहर में ही जो है गोल्डन टेम्पल स्थित है। साथियों, अब बात करेंगे एक और गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को जो है संकलित किया। इसमें कई सारे जो है सामाजिक धार्मिक लोग जो है अपनी अपनी कविताओं को जो है संकलित करवाएं, जैसे गुरु रैदास है ना, दादू दयाल, गुरु रैदास, कबीर, कई सारे लोगों का जो है आदि ग्रंथ में कविताएं जो हैं उल्लेखित हैं। इन्होंने हरमंद साहब का जो है निर्माण किया था, ठीक है। और अमृतसर तालाब में जो है इन्होंने हरमंद साहब का जो है निर्माण किया था, जो काफ़ी सिखों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मसनद प्रथा, और गुरु अर्जुन देव ने ही मसनद प्रथा को चालू किया था। तो इस तरह से गुरु अर्जुन देव बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु माने जाते हैं। और गुरु अर्जुन देव के बारे में एक ट्रेजेडी है कि इनकी मृत्यु जो है जहांगीर करवा देता है, क्योंकि ये जो है खुसरो को जो है शरण देते हैं, खुसरो की सहायता करते हैं। इससे क्रुद्ध होके जो है जहांगीर गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अब अगले गुरु की बात करते हैं। अगले गुरु हैं गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकाल तख्त का जो है निर्माण किया, साथ ही साथ सैन्य संगठन को जो है विस्तार किया, ठीक है। तो गुरु हरगोबिंद जो है सैन्य संगठन और अकाल तख्त को जो है स्थापना किए थे। उसके बाद हर राय बनते हैं। हर राय, गुरु हर राय के बारे में कहा जाता है इनके बारे में कि ये चेचक से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। गुरु हरकिशन बनते हैं। गुरु हर राय के बाद जो अगले गुरु बनते हैं उनका नाम गुरु हरकिशन रहता है। और उसके बाद जो नवे गुरु बनते हैं उनका नाम रहता है गुरु तेग बहादुर। आपने बहुत जीएस के पेपर में पढ़ा होगा कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब जो है मरवा देता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा दो गुरु, एक गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मरवा देता है, और जो नौवें गुरु हुए उनका नाम था गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा देता है, ठीक है। और गुरु हर राय की जो है चेचक से मृत्यु हो जाती है। और जो सबसे लास्ट और अंतिम गुरु होते हैं उनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह। और सिंह शब्द जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही सबसे पहले लगाना शुरू किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। जैसे इन्होंने 5 करार यानी 5K को जो है बतलाया। जैसे 5K में कंघा, कच्छा, कृपाण, कड़ा और केस, इन्हें जो है 5K या 5 करार कहा जाता है सिख धर्म में। और गुरु गोविंद सिंह को ही जो है सच्चा पातशाह कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन्होंने 5K को जो है सिख धर्म में लागू किया था। और आज भी देखिए कि सिख जो है कृपाण, केस, कंघा और कड़ा, कच्छा सबका जो है इस्तेमाल करते हैं, और अपने धर्म को जो है बखूबी जो है निभाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हुए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इन दोनों को भी जो है मुगल इन दोनों गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों यानी
गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को भी मुगलों द्वारा मार दिया जाता है। इस तरह से हमने अभी तक 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा। पहले गुरु नानक देव के बारे में, जिनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हमें जानना चाहिए जो है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। उसके बाद हमने पढ़ा अर्जुन देव के बारे में। अर्जुन देव जो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं, कविताएं लिखा करते थे। गुरु अमरदास जो अकबर से मिले थे, ठीक है, 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था। गुरु रामदास जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था, ठीक है, 500 बीघा ज़मीन लेके। उसके बाद गुरु अर्जुन देव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, ठीक है। और इनको जो है जहांगीर मरवा देता, क्योंकि ये खुसरो की मदद करते हैं। और जो गुरु तेग बहादुर थे उनको भी जो है उनको जहांगीर मरवा देता है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मरवा देता है, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा देता है। और जो सबसे लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उनको पूछते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो ये थे सिख धर्म के 10 गुरु, जिनके बारे में हमने जो है विस्तार से जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गए होंगे। इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है हमें गलत नहीं करना है, स्पेशली अर्जुन देव जी से और रामदास जी से, गुरु तेग बहादुर जी से। हमने इस लेक्चर में अब तक जो है हैदर अली के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा, शिवाजी के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ा। उसके बाद जितने पेशवा थे उनके बारे में पढ़ा, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने जो है इस वीडियो में जो है सिख संप्रदाय के बारे में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने उन नीतियों का भी डिस्कस किया जो अंग्रेज़ों के बहुत ही ज़्यादा हितकारी थी और एक ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेज़ों की बहुत मदद की, जैसे रिंग फेंस की नीति और सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी की जो नीति थी, लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन। तो इस तरह से हमने जो है कई सारे टॉपिक्स को इस लेक्चर में हमने कवर किया। और हमने कवर किया था जो है पानीपत की लड़ाई। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लंबी होने का सिर्फ यही कारण है कि मैं सीक्वेंस से सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मैंने मैसूर के बारे में पढ़ाया और उसके बाद मराठा के बारे में बताया, तो चीज़ें जो है को रिलेट करके हम याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आज के ज़माने में जो है चीज़ें बदल रही हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, हमें कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। और कॉन्सेप्ट को समझ के वन लाइनर आखिर हम कब पढ़ते हैं? वन लाइनर तब पढ़ा जाता है जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक हो, यानी रिवीजन के पर्पज़ से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वन लाइनर पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को समझना और डिटेल में पढ़ना अब हमारी मजबूरी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, इवन यूपीएसआई, बिहार एसआई में भी अब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपको जब तक डिटेल में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वन लाइनर्स के चक्कर में ना पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और जो है ताकि जल्दी से जल्द जो है जॉब्स को जो है आप अचीव कर पाएँ। मेरा मकसद आपके लिए जो है, मेरा टारगेट है कि आप जो है जल्द से जल्द अच्छी जॉब में आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि दोस्त, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, आज मैं जॉब में हूँ। 10 से 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो है वीडियो करता हूँ। उसके बाद क्योंकि टीचिंग मेरा पैसन है और मैं जानता हूँ इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है टाइम्स का, और मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। इसलिए दोस्त, ये इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि मैं बीच में कभी भी अपने वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या इधर उधर की बात नहीं करूँगा। अपने टारगेट पे फोकस करना है, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपने टॉपिक पे फोकस करना है, अपनी सब्जेक्ट को क्लियर करना है, एकदम कमांड करना है 100%, ताकि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो
अंत में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, इसके बाद मैं जो है एक नई सीरीज़ ले आ रहा हूँ, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर करूँगा। वो सारे वीडियो 12 से 15 मिनट के होंगे और एक दिन में 1 से 2 टॉपिक हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर कर देंगे। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पूरा फैक्ट बताया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं आपको एश्योर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।